हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया। जैसा कि मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, तो सॉरी टू ऑल, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत बिज़ी थी, क्योंकि मेरे खुद के भी पेपर हैं, तो मैं अपनी स्टडी में बिज़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद भी अगर मैं एक वीडियो भी आपके लिए प्रेफर ना कर सकूँ तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए सेल्फिशनेस की बात हो जाएगी। तो मैं आपके लिए पूरा सब्जेक्ट मटेरियल तो नहीं ला पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको बता दे रही हूँ। अगर आपने ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए इन 7 दिनों में, तो आपका पेपर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ ना वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं वो हमारे कौन से टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। फिर आपका जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल, मतलब 343 से 351 तक जो हमारा आर्टिकल है वो हमारे ना लैंग्वेज को बताएगा कि हमारी लैंग्वेज जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी, कब से कब क्या हुआ। तो ये आपको ज़रूर देखना है, एक क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कोठारी कमीशन, जो 1964 टू 1966 में है। कोठारी कमीशन में आपको ये पूछ देगा कि कोठारी कमीशन को और किस नाम से जानते हैं, तो कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। कोठारी कमीशन में आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा कि टेंडेंसी ऑफ द कमीशन वाज फ्रॉम 1946 टू 1966 रिपोर्ट वाज सबमिटेड, की मतलब इसकी रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी। तो आपको आंसर में बताना होगा कि 29 जून 1966 में हुई थी। कोठारी कमीशन से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। उसका मेन मोटो पूछ देगा कि मेन उसका एम क्या है। उसके जो वर्किंग ग्रुप्स हैं ना, उनसे उनके मेंबर्स के नाम पूछ देगा, जैसे कि टास्क फॉर एडल्ट एजुकेशन में कितने मेंबर्स है, तो 19 मेंबर्स है। मैं आपको डिटेल स्टडी तो करा नहीं पाऊँगी, ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। आपको खुद से ही ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये हमारी NPE 1986 है, जो उसको मतलब ऐसे पूछ लेगा कि इसका गठन कब हुआ था, तो ये मतलब 1968 में फॉर्मुलेटेड थी, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में क्या था और इसमें कौन कौन से इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे, तो आप बता देंगे कि इसका बजट सेशन पास हुआ था जिसमें राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और आचार्य राममूर्ति ने भी 1990 में इसको सेटअप किया था दोबारा से। तो ऐसे भी पूछ सकता है। इसकी रिपोर्ट पूछ देगा कि कब सबमिट हुई थी, तो वह उसको बताना पड़ेगा आपको। उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी जनवरी 1992 में, जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ 1992, जिसको कि हम लोग POA के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही आपको बता रही हूँ। तो आप ये टॉपिक्स ना अगर गूगल सर्च भी कर लेंगे तो आपको 1-2 दिन सफिशिएंट है इनको पढ़ने के लिए। माइन्यूटली अगर आप इसको डिटेल स्टडी करेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पर NCF 2005, जिसको कि बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF से भी आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि NCF भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर NCF में आपको ये पूछ देगा कि इसके बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो बता दीजिए, या फिर मतलब कि इसके जो लैंग्वेज एजुकेशन से रिलेटेड जो इसके रिकमेंडेशंस होंगे वो आपसे पूछ देगा। तो मैं कुछ रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे कि फर्स्ट रिकमेंडेशंस यहाँ पर है कि सब्जेक्ट बाउंड्रीज शुड बी सॉफ्ट एंड, यानी कि जो उसकी सब्जेक्ट बाउंड्रीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट यानी लचीली होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स जो है वो इनकॉर्पोरेट लोकल नॉलेज होना चाहिए, इसमें ट्रेडिशनल स्किल्स भी होनी चाहिए। स्कूल शुड प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। फिर देन आपका जो टॉपिक है वो है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, क्योंकि देखिए फर्स्ट लैंग्वेज आपको पता है कि मदर टंग होती है, और सेकंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा अगर दे दे कि FL और SL में क्या अंतर है, तो फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा मदर टंग होगी, और SL आपकी जो है वो इंग्लिश है, हिंदी है, मतलब कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको रीड करना है कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया,
ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक हो गया प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। फिर आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विकासात्मक जो सिद्धांत हैं इंग्लिश के वो आपको जानने हैं। कि इसमें जो आपने पढ़े भी होंगे, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये आपके तीनों पेपर में आनी ही आनी है। जो एक थर्ड पेपर है जो कि कोर पेपर है टेक्नोलॉजी का, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आपके ये जो पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी ना 3 ही है, जिसमें कि कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि संज्ञानात्मक बोलते हैं, भावात्मक और क्रियात्मक। इनके उपभाग भी हैं, वो आप लोग डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। ऐसे पूछ देगा कि टैक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन है वो मतलब कि किस आधार पे है, तो ये बायोलॉजिकल साइंस पे है, मतलब कि जीव जंतुओं का विकासात्मक अध्ययन होता है इसमें। और इसमें जो डेवलपमेंट हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, वो BS ब्लूम के और RH दवे ने किया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ना डिटेल में बताए दे रही हूँ कि यहाँ पे जो 3 मेन डोमेन्स हैं टैक्सोनॉमी के वो हैं आपका कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। साइकोमोटर डोमेन को ही हम लोग कॉग्निटिव डोमेन भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के जो सब पार्ट्स हैं उनको कैसे हम लोग बोलेंगे। तो ये आपने थर्ड पेपर में पढ़ा भी होगा कि जो संज्ञानात्मक उनके उपभाग हैं वो हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। इसी का इंग्लिश नेम है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। फिर अफेक्टिव डोमेन के जो सब पार्ट्स हैं वो है एक्सपोजिशन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। साइकोमोटर डोमेन के जो सब पार्ट्स हैं वो है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो बस यहीं पर हमारा जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ये टैक्सोनॉमी है, बस इतना ही मैं डिटेल कर पाऊँगी और इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यही क्वेश्चन आपका एक पूछ देगा कि या तो कॉग्निटिव डोमेन के पार्ट्स पूछ देगा, या फिर इफेक्टिव के, या फिर साइकोमोटर के, या फिर ये भी पूछ देगा कि इसका आविष्कार किसने किया था, मतलब विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया था। तो RH दवे ने दिया था और BS ब्लूम ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को आपको इसका संश्लेषण करना है और यही सब आपको बताना है। तो ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपका आएगा फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स। तो आपको बस छोटी सी डेफिनेशन इसमें पढ़ लेनी होगी कि मॉर्फोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी क्या और सिंटेक्स क्या है। ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस एक क्वेश्चन आपको मिलना है, लेकिन आप इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी पढ़ लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजीज़, जिसमें कि आपको डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड आपको देखना होगा। मोस्टली आपको डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड पे जो ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी आया था और बाइलिंगुअल मेथड से भी। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑडियो लिंगुअल मेथड, जो कि आपका श्रव्य सामग्री से रिलेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश जो लिटरेचर के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका नॉवेल हो गया, ड्रामा हो गया, बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, स्टोरी हो गई, इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी होगी कि नॉवेल क्या है, ड्रामा किसे कहते हैं, बायोग्राफी में क्या है, ऑटोबायोग्राफी में क्या है, स्टोरी क्या होता है। तो बायोग्राफी वो होती है जिसमें हम किसी और के जीवन परिचय को खुद लिखते हैं, और ऑटोबायोग्राफी वो चीज़ होती है जिसमें हम खुद के जीवन का परिचय खुद से ही लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद लिखी जाती है, मतलब कि राइटर उसमें खुद का जीवन परिचय बताता है, और जो बायोग्राफी होती है वो राइटर किसी दूसरे से रिलेटेड उसके जीवन के बारे में बताता है। फिर आपको टीचिंग ऑफ राइटिंग देखना है। फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है CCA, जिसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। CCA को आपको थोड़ा सा माइन्यूटली देखना होगा, जो जिससे कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर से ज़रूर। फिर आपको टीचिंग ऑफ वोकेबुलरी देखनी है कि वोकैब मतलब यही कि वोकैब में क्या है, वोकैब की डेफिनेशन क्या है, वोकैब को कैसे इम्प्रूव करते हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वोकैब में।
तो यही सब हैं वोकैब आप देखेंगे चैप्टर ना, आपको 5 मिनट में ही ऐसे ही तैयार हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ प्रोज़, मतलब कि प्रोज़ को पढ़ाने के लिए क्या क्या से हमें सावधानियाँ करनी है। प्रोज़ की डेफिनेशन आपको पूछ लेगा कि मतलब प्रोज़ की डेफिनेशन अलग चीज़ हो गई, यहाँ पे टीचिंग ऑफ प्रोज़ कि इसमें मतलब कैसे पढ़ाएंगे प्रोज़ को, उसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर आपको पूरा पूरा बताया जाएगा, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ऐसे ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है टीचिंग ऑफ स्पेलिंग्स, क्योंकि देखिए जो नॉलेज ऑफ स्पेलिंग्स है ना वो बहुत ही एसेंशियल है, मतलब एज अ पार्ट जो टीचिंग का होता है, क्योंकि टीचिंग ऑफ लैंग्वेज जो है नॉलेज ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। और इसमें आपको एक डेफिनेशन जो है छोटी सी है बहुत, वो याद कर लेनी है कि जो कि टॉम बिन्सन ने बोला है कि स्पेलिंग इज़ रैदर कॉट देन टॉट, ठीक है। ऐसे भी आपको एक एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो बुक्स में दिए हैं, हो सकता है आपके पास सभी के पास बुक्स ना हो तो आप लोग इजी नोट्स या फिर ग्रंथम इनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पढ़िएगा ही, लेकिन आप थोड़ा सा ना उसको चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन फिर ऐसे घुमावदार मिलेंगे पेपर में, फिर आप कहेंगे कि इससे क्वेश्चन नहीं फंसा, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। और आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि करेक्ट स्पेलिंग्स के कितने मेथड्स हैं, तो यहाँ पर ना सेवरल मेथड्स हैं जो कि इनके नाम है कि ड्रिल मेथड हो गया, प्ले वे मेथड हो गया, ठीक है, डिक्टेशन मेथड हो गया, डिक्शनरी मेथड हो गया, ऐसे ही मेथड आपको दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ये जो मतलब चैप्टर है, टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं, ये पूरा पूरा आपका ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने हैं, ज़रूर से ज़रूर आने हैं। तो ग्रामर पोर्शन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप ग्रामर पोर्शन ही बहुत अच्छे से रेडी करते हैं तो आपको 6 से 7 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। और देखिए ग्रामर पोर्शन में आपका आएगा क्या, जो ट्रांसलेशन है, मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, हो सकता है उसका ट्रांसलेशन करने को बोलें कि जैसे कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया, आपको नेगेटिव बनाने को बोल दिया गया, या फिर आपको नेगेटिव दिया अफर्मेटिव बनाने को बोल दिया गया, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस आपको देंगे और उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्च करने को बोलेंगे कि बताइए इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, जैसे कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। फिर आपका जो इम्परेटिव, एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको कि हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं, जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें ऑर्डर होता है, ठीक है, इस तरह का आपका एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उस इम्परेटिव सेंटेंस को आपको ना अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। फिर आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। एक्टिव पैसिव तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा ही होगा 9th 10th में, फर्स्ट ईयर इंटर में, अब तो छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं 8th क्लास के भी, तो एक्टिव पैसिव आपको एक बार देख लेना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको नहीं दे देंगे कि आपने समझ लिया कि एक्टिव पैसिव तो हलवा है हम कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप एक्टिव पैसिव को भी थोड़ा सा अच्छे से एक बार ना अपनी ग्रामर की बुक उठा करके, जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और ये जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सेंटेंसेस हैं, ट्रांसलेशंस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, आपका जो सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, आप लोग एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको 7 से 8 नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग तो आप लोग, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आप लोगों को लेसन प्लानिंग तो हर एक सब्जेक्ट में बताई गई है, तो ये कोई बहुत ही नया टॉपिक तो है नहीं सबके लिए। तो लेसन प्लानिंग कैसे होगी, क्या होगी, लेसन प्लानिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, तो ये आप लोग को अच्छे से आता ही होगा। तो लेसन प्लानिंग में मैं थोड़ा इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले तो आपको मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज़ लेसन प्लान, कि आप लेसन प्लान के बारे में क्या जानते हो। तो आप लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश में ही वहाँ पे आपको आंसर करना होगा। तो एक इसकी मीनिंग मैं आपको इंग्लिश में ही बता रही हूँ कि लेसन प्लान क्या होता है। तो लेसन प्लान इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वेरियस आइडियाज़ सिलेक्टेड इन अ साइकोलॉजिकल एंड पर्पसफुल मैनर टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द डिसाइडेड टीचिंग। हिंदी में आप थोड़ा समझ लीजिए कि लेसन प्लान जो है वो एक मनोवैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण आधार पर निर्धारित करता है, ठीक है।
इसमें डिसीजन जो हैं और इसमें प्लान कैसा होता है, सिस्टमैटिक, यानी कि पूर्व निर्धारित जो आपकी योजना होती है ये हमारी लेसन प्लान कहलाती है। तो हिंदी में इसलिए मैंने बता दिया तो कि आप लोग अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखें तो जल्दी से आप लोग कैच कर लें। लेसन प्लान जो है ना वो एक एडवांस्ड कॉपी है जो कि टीचिंग फ्रेमवर्क की है। मतलब लेसन प्लान को हम लोग ये कह सकते हैं कि लेसन प्लान इज़ एन एडवांस्ड कॉपी ऑफ अ टीचिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और ऐसे भी दे सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लान क्या है, मतलब कि एक गुड प्लान की विशेषता क्या है, कैसा होना चाहिए एक गुड लेसन प्लान। तो गुड लेसन प्लान हमारा ऐसा होना चाहिए कि अ गुड लेसन प्लान इंश्योर्स अ बैलेंस्ड प्रैक्टिस इन ईच ऑफ द 4 लैंग्वेज। मतलब हमारा जो गुड लेसन प्लान है ना वो 4 स्किल्स पे ही ना बेस करता है, जो कि हमारी है लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग। ये ना आपको पक्का 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है। क्योंकि ये देखिए लर्निंग में भी आपको इंग्लिश लर्निंग में भी आपको पूछ देगा कि 4 स्किल्स वो कौन सी हैं जिस पे इंग्लिश ना बेस करती है। तो वो आपकी हो जाएगी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और यहाँ पे गुड लेसन प्लान में भी मतलब आपको यही बताया कि एक गुड लेसन प्लान में क्या ऐसी विशेषता होनी चाहिए, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो यही है, 4 लैंग्वेज स्किल्स आपको देख रही हैं कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्वेश्चन आपका पक्का ज़रूर से ज़रूर आएगा, तो इसको आप लोग ना माइंड में एकदम बिठा लीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिमेडियल इंग्लिश। रिमेडियल इंग्लिश को हम लोग ना उपचारात्मक ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो रिमेडियल मीन्स जो होता है इम्प्रूव, यानी कि इम्प्रूव करना किसी चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिमेडियल जो आपका है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस मीडिएट। तो ठीक है, री का मतलब होता है टू गो बैक और मीडिएट का मतलब है टू रिजॉल्व। ठीक है, और रिज़ॉल्व को यानी कि हिंदी में आपको बोलते हैं कि किसी चीज़ का रेजोल्यूशन निकालना। टू गो बैक एंड रिसॉल्व यानी कि व्हाट इज़ मिसिंग इन योर इंग्लिश नॉलेज। आपको ये पता लगाना है कि इस रिमेडियल इंग्लिश के थ्रू कि आपकी इंग्लिश नॉलेज में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसको आप लोग इस उपचारात्मक विधि से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको ऐसे पूछ देगा कि रिमेडियल इंग्लिश की डेफिनीशन, मतलब रिमेडियल इंग्लिश है क्या चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो है आपका टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशंस, यानी कि जो मूल्यांकन है उसकी आपको तकनीकियों के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको शायद ये दे देगा कि पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ना सिर्फ 2 पर्पज़ हैं जो कि फॉर्मेटिव हैं और समेटिव हैं। ठीक है, और फिर आपका रीज़न पूछ देगा कि मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता आपको होती है सिलेक्शन में, मॉनिटरिंग में, जस्टिफाइंग में, वैलिडेटिंग में, इम्प्रूविंग में एंड रिसर्च में। ठीक है, सिलेक्शन में ये होगा कि विच सोर्स इज़ बेटर, यानी कि कौन सा स्रोत है जो कि बेटर है। मॉनिटरिंग में ये बता देगा कि आपको इज़ आवर डेवलपमेंट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। जस्टिफाइंग में शो दैट समथिंग इन वैल्यू फॉर मनी। तो इसी तरह से आपको मतलब यही पूछेगा क्वेश्चन कि मूल्यांकन ज़रूरी क्यों है, इसके मतलब कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके 2 ही पार्ट्स हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। और फिर पीयर इवैल्यूएशन के बारे में आपको पूछेगा कि ये पीयर इवैल्यूएशन है क्या चीज़। तो ये एक प्रोसेस है जो कि कॉलीगल फीडबैक ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग की जो क्वालिटी है उसके लिए एक जो फीडबैक होता है। ठीक है, ये वो है इम्पॉर्टेंट। जो आपका एक टॉपिक रहेगा वो है आपका CCE। ठीक है, CCE आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, मतलब हिंदी से मेरा मतलब है कि आपके सोशल साइंस में होगा, आपके तकनीकी परिप्रेक्ष्य में भी आपने ये CCE पढ़ा होगा। CCE का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको कि हम लोग सतत प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, सतत और व्यापक प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ना डिटेल स्टडी कर लेनी है कि ये आपकी सतत और व्यापक प्रक्रिया है क्या चीज़ और इसका यूज़ क्या है। तो देखते हैं, CCE इज़ यूज्ड फॉर स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। CCE का प्रयोग होता है जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके मूल्यांकन के लिए।
ठीक है, क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है उसकी प्रक्रिया में, मतलब कंटिन्यूअस उसमें कितना ज्ञान आ रहा है, क्या कमी रह गई है। तो इसीलिए उसकी सतत और व्यापक प्रक्रिया का मतलब यही है कि उसका मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। और ये मदद किस चीज़ में करता है, तो ये इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बाय आइडेंटिफाइंग देयर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एट रेगुलर टाइम। ये बच्चे को मदद करता है उसके स्टडी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। ठीक है, सीसीई यही है। और सीसीई कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ये बच्चे के विकास के हर पक्ष को कवर करता है। ठीक है, तो यही हमारा सीसीई है। और सीसीई के जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कंटिन्यूटी इन इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन में इस कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। ठीक है, मूल्यांकन में निरंतरता। और असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम्स, यानी कि बच्चे में थोड़ा सा लर्निंग को है वो ब्रॉड करे, यानी कि बढ़ाए, उसकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट करे और उसके जो बिहेवियरल आउटकम्स यानी कि उसका जो व्यवहार है उसको इम्प्रूव कर सके। यही और कॉन्सेप्ट में भी आपका पूछ देगा। तो कॉन्सेप्ट में हम लोग बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस का जो मतलब होता है वो एम्फेसाइज द इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की नॉलेज में और उसके विकास में कितना क्या हो रहा है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। और जो टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव, उसका मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट द स्कीम अटेम्प्ट्स टू कवर बोथ द स्कॉलिस्टिक एंड द को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक्स है वो है ओरल, रिटन एंड ग्रुप इवैल्यूएशन। ओरल आपको पता ही है मौखिक प्रक्रिया होती है, रिटन आपकी लिखित होती है और ग्रुप इवैल्यूएशन यानी कि संगठन में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, बच्चे का मूल्यांकन समूह में रह करके किया जाता है कि किस बच्चे में कितना ज्ञान है, क्या चीज़ में किसकी कमी रह गई है, इसलिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है क्रिटिकली एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी जो क्रिटिकली एंड क्रिएटिव थिंकिंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आई थिंक सो। इसलिए आपको ये चैप्टर थोड़ा सा देख लेना है और मैं इस पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा हिंट मिल जाए आपको कि ये है क्या चीज़। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारी होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द प्रोसेस वी यूज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन assess and just the assumption underlying our own and others ideas and efforts। ठीक है, दूसरों के विचार और जो उनके एफर्ट्स हैं उनको हम लोग जज करने के लिए, जो assumptions होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको जज करने के लिए ये जो प्रक्रिया होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और क्रिएटिव थिंकिंग तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि क्रिएटिव का मतलब क्या है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इज़ द प्रोसेस वी यूज़ टू डेवलप आइडियाज़, जिनको विचार को हम लोग डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। ये वो प्रक्रिया है दैट आर यूनिक, जो कि यूनिक है, यूज़फुल है एंड वर्दी ऑफ द फर्दर एलाबोरेशन। ठीक है, इसको हम लोग एलाबोरेट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है, यानी कि जिसको क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक भी आपको आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और सबसे लास्ट का जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जिसको कि हम लोग श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोगों ने आई थिंक 3rd पेपर में पढ़ लिया होगा ही पहले से ही। तो जो हमारे ये श्रव्य दृश्य सामग्री हैं जी आपको बताने होंगे कि कौन से होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है डिस्क्राइब करने में, वरना ये वीडियो तो 5 मिनट में ही बन जाता। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा इन टॉपिक्स को डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप लोग बाद में ये ना कह सकें कि मैंने सिर्फ आपको ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बता दिए, चैप्टर बता दिए, लेकिन उनके बारे में नहीं बताया, शायद मुझे ही ना पता हो। तो ऐसा नहीं है, मैंने इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर यही टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको 75 क्वेश्चंस में से 65 तो आने ही आने, मैं 70 की भी गारंटी ले सकती हूँ इन टॉपिक्स में से। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। अभी भी टाइम है आपके पास 7 से 8 दिन का। तो
आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, और सॉरी टू से कि मैं आपको और वीडियोस शायद प्रोवाइड ना करा सकूं। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं 1 या 2 वीडियो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उनका थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर आपको दे दूँगी। अदरवाइज़ आई एम सो सॉरी। आप लोग यही इन जो टॉपिक्स हैं आप लोग अगर इनको ही पढ़ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई अश्योर यू कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा बिंदास होने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।